मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए आपका क्वेश्चन देख रहे होंगे कि अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए लगाए जाने यानी लाए जाने वाले यौगिकों का यानी नामोल्लेख कीजिए, यानी इसको कैसे निर्मित कर सकते हैं, ठीक है, यानी करते हैं। तो बताइए। तो इसका ध्यान दीजिएगा और इसे कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है ना, इसे कॉपी में भी नोट करना है। अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिकों का प्रयोग किया जाता है यानी जिस यौगिकों का यानी उपयोग किया जाता है जी, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जिस चीज़ से, जैसे किसी को हाथ टूट गया तो उसे प्लास्टर करने के लिए मतलब कौन सी मतलब क्या चीज़ से प्लास्टर किया जाता है, ठीक है ना, कौन सा यौगिक से जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है। और इससे यानी इसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमी यानी हाइड्रेट, ठीक है ना, ध्यान, जिसका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपको पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ ही देता है, ठीक है, यानी पूछ ही देगा आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बताइए, आप ही नोट कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2 H2O, क्या है जी? 1/2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है जी? CaSO4 इंटू 1/2 H2O कहते हैं, ठीक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। इससे भट्ठी यानी भट्ठी में यानी जिप्सम को 343 के यानी 343 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है यानी जिप्सम को कितना यानी केल्विन पे बनाना पड़ता है, यानी इसको गर्म करना पड़ता है जी 343 केल्विन पर यानी ताप पर गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? एक एक उदाहरण दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से नोट करते होंगे और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी करते होंगे, ठीक है, और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दें कि जो भी मेरे भाई है, बंधु है, दोस्त है, वो भी क्लास कर सके अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अम्ल एवं क्षारक के बीच, ध्यान दीजिएगा कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से क्या बनता है जी? लवण तथा जल बनता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया जो करते हैं उसे क्या बनते हैं? लवण तथा जल यानी बनता है। अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, यानी अर्थात क्या कर देते हैं? दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसीलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच यानी इसीलिए बताइएगा जी, इसीलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उदासीनीकरण, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। यही मैं आपको कह देगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बताइए, तो आप चुटकियों में लिख दीजिएगा कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी? उदासीनीकरण कहते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। उदासीनीकरण किसे कहते हैं यादें रख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए है, अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार होती है जी। NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हमारे दैनिक जीवन में अम्लों के कोई 4 उपयोग लिखिए, यानी अम्लों के 4 कोई उपयोग यानी उसका प्रयोग क्या है जी, ठीक है ना, उपयोग क्या क्या है अम्ल का, वही लिखना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रट लीजिएगा अभी से ही, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट।
बताइए, दैनिक जीवन में अम्लों के 4 उपयोग है। कितने हैं जी? अम्लों के कितने उपयोग है? 4 उपयोग हैं। तो फर्स्ट में देखिएगा, सिरका, यानी सिरका भोजन को पकाने और उसकी सुरक्षा तथा अचार बनाने का काम करता है। क्या क्या बनाने का काम करता है? भोजन को पकाने और उसकी सुरक्षा तथा अचार, यानी अचार बनाने का काम आता है। दूसरा पॉइंट है जी, हमारे पेट में HCl हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भोजन के साथ कहाँ पहुँच जाते हैं जी? वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, बताइएगा। तीसरा पॉइंट है जी, टार्टेरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। क्या आता है जी? यानी टार्टेरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। ठीक है। चौथा नंबर है कार्बोनिक अम्ल पेय पदार्थों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन है जी, साधारण नमक के उपयोग लिखिए। यानी साधारण नमक का उपयोग क्या क्या है, बताइएगा। साधारण नमक आप लोग तो खाते होंगे, हर कोई खाते हैं नमक जानते हैं ना। यही में आपको 1 नंबर में पूछ देता है, फिक्स है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaCl नमक का सूत्र आप याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ ही लेगा, ठीक है ना, पूछ ही लेता है, ध्यान रखिएगा। जैसे जल का सूत्र कह दिया जाए तो H2O, भारी जल का सूत्र कह दिया जाए तो D2O। याद रख लीजिएगा। यदि नहीं भी याद है तो हमारे पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा उसे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग जुड़िएगा, तब आपको कुछ मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग आज हम बताएंगे क्या, साधारण नमक के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि साधारण नमक के उपयोग यानी निम्नांकित है या निम्नलिखित है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, नमक हमारे भोजन का अनिवार्य भाग है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। दूसरा पॉइंट है आपको कि यह अनेक भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में काम आता है। नमक जो है ना, ये भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में काम आता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है जी, यह साबुन उद्योग यानी पाटरी आदि में प्रयुक्त होता है। ठीक, चौथा पॉइंट है, यह हिमकारी यानी मिश्रण बनाने में प्रयुक्त होता है। पांचवा, इसका उपयोग धोबन सोडा, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मीठा सोडा आदि बनाने में किया जाता है। यानी नमक का उपयोग किया जाता है, साधारण नमक का। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आप लोग से पूछ लिया जाए कि साधारण नमक का उपयोग क्या है जी, तो आप साधारण नमक का उपयोग आप लोग लिख लीजिएगा ना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जी, विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। यानी विरंजक चूर्ण का जो क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है, यानी उसका क्या क्या काम है। तो विरंजक चूर्ण के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग है। निम्नलिखित लिखिए या निम्न लिखिए। ठीक है ना, महत्वपूर्ण उपयोग है। तो चलिए फर्स्ट नंबर है जी, इससे सूती कपड़े, लिनेन और लकड़ी के गुदे में यानी उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण को। दूसरा पॉइंट, पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं के नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त यानी होता है। चौथा नंबर 9, सिकड़ने वाले ऊन का इसका सहायता से निर्माण किया जाता है। इसका बताइएगा, प्रयोगशाला और उद्योग में यानी ऑक्सीकारक का कार्य करता है। क्या क्या चीज का कार्य करता है जी? ऑक्सीकारक का। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अम्लों के सामान्य गुण बताएं। यानी अम्ल का गुण बताइए, यानी अम्ल का गुण क्या है। तो बताइएगा, सबसे पहले आपको अम्ल
अम्लों के सामान्य गुण निम्नलिखित है, लिखिएगा। ठीक है, ठीक है ना। हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको अम्ल और क्षार के बारे में आपको जरूर पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले जानेंगे कि अम्ल यानी इनका स्वाद, यानी अम्ल का जो स्वाद होता है ना, इनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है जी? खट्टा होता है। समझ गए ना। दूसरा पॉइंट सुनिएगा कि ये यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है ना, नीले लिटमस को क्या कर देता है जी? लाल कर देते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट है जी इसका, अम्ल का, इनका घोल साबुन के घोल की तरह यानी चिकना नहीं होता है, यानी चिकना नहीं होता है। चौथा पॉइंट है जी, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातुओं के साथ जो अम्ल में क्या होता है, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट पे, अगला पॉइंट है आपको ये कार्बोनेट के साथ, यानी कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। छठा नंबर है, अम्ल क्षारकों से क्रिया करके, यानी अम्ल जो है क्षारकों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और पानी बनाते हैं। समझ गए ना। अम्ल जो है क्षारकों से क्रिया करके, यानी क्रिया करके जो क्या करते हैं? लवण और पानी बनाते हैं। बताइएगा, क्षारकों के सामान्य गुण लिखे, यानी आप जो बताएंगे क्षारक, यानी क्षारक का गुण, क्षारक का गुण के बारे में बताएंगे। गुण क्या है बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्षारक के, यानी क्षारक के सामान्य गुण निम्न है। ठीक है, इनका स्वाद, यानी फर्स्ट नंबर पॉइंट जो है आपको, यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये आपको याद होगा। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, आपको 5 नंबर में फिक्स ही है कि पूछ बेटा ही करेगा। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है जी? तो अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। तो अम्ल के तो पॉइंट अभी जस्ट बताए हैं, अब क्षार का पॉइंट बताते हैं। तो क्षार का पॉइंट जो फर्स्ट है, इनका स्वाद क्या होता है जी? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट है क्षार का, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। यानी त्वचा को क्या करते जी? क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है जी, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यानी ये लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देते हैं। क्षार जो है ना, लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। चलिए इसका चौथा पॉइंट है जी, ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। ये हल्दी के रंग को क्या कर देता है? भूरा लाल कर देते हैं। समझ गए ना। उम्मीद कर समझते, यानी वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं जी, बताइएगा। तो देखिए, साधारण सा भाषा में बताने वाले हैं जो कि आप लोग ध्यान देंगे। साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है कि अपनी अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में यानी सामंजस्य यानी स्थापित करना। इसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत हम अपने देश से निर्मित माल, यानी निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देशों में बेच सकते हैं। यानी दूसरे देशों में क्या करते हैं? बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विश्व के यानी विभिन्न देशों में, यानी देश अंतर्राष्ट्रीय सतर पर एक दूसरे पर, यानी परस्पर निर्भर करता है। एक दूसरे पर क्या करता है जी? एक दूसरे पर परस्पर रूप में निर्भर रहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। तो आप लोग इसे शेयर करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है जी कि विश्व यानी बाजार की उपयोगिता का या महत्व की चर्चा करें। यानी विश्व बाजार का यानी उपयोगिता या महत्व की चर्चा करें। ठीक है,
तो बताइएगा आर्थिक यानी आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र यानी स्वतंत्र रूप से क्या करता है, संचालित होने के लिए यानी होने को सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप क्या होता है, विश्वव्यापी होना है। ठीक है, आवश्यकता होता है। जैसे में आपको पता होगा कि व्यापारियों, श्रमिकों यानी पूंजीपतियों, आम माध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ताओं के हितों को बाजार की विश्व की व्यापी स्वरूप सुरक्षित रखता है। ठीक है, क्या रखता है जी, सुरक्षित रखता है। किसानों को अपनी उपज की अच्छी यानी किसानों को मतलब उसके अनुसार जो है अपनी उपज की अच्छी मुकाबला रखते हैं। ठीक है, चलिए कीमत प्राप्त होती है। क्या होती है जी, कीमत उसका क्या होती है, प्राप्त होती है, क्योंकि बाजार ज़्यादा यानी ज़्यादा प्रतिवर्धित होता है। ठीक है, और कुशल श्रमिकों को विश्व स्तर पर पहचान तथा महत्व और आर्थिक यानी लाभ इसी वैश्विक बाजार में प्राप्त होता है। ठीक है, रोजगार के नए अवसर पर यानी विश्व बाजार में यानी सर्जित यानी होते हैं आधुनिक विचार यानी इसका आधुनिक विचार और चेतना यानी चेतना के प्रसार में भी इसका बड़ा क्या होता है जी, महत्व यानी योगदान होता है। क्या होता है जी, योगदान होता है। ठीक है, तो बताइए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बताइएगा आपका क्वेश्चन है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग में या गिरावट के क्या कारण हैं। तो 18वीं शताब्दी तक भारतीय सूती कपड़े की मांग सारे क्या होते हैं, विश्व में थी। क्या थी, में थी, परंतु 19वीं शताब्दी के आते आते अनेक कारणों क्या होते हैं, अनेक कारणों से इसमें क्या होता है, इसमें गिरावट चली आई यानी उसमें क्या हो गया, गिरावट चली आई, जो निम्नलिखित थे। क्या थे जी, निम्नलिखित थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। जी बताइए, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द इसे कॉपी में नोट कीजिए और जल्द से जल्द याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आवे। तो चलिए, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, आपका क्वेश्चन है। तो बताइएगा, समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग को क्या कहते हैं। बताइएगा, समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेशम मार्ग। यदि आपको कहेगा कि रेशम मार्ग किसे कहते हैं, तो बताइए समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग को ही रेशम मार्ग कहा जाता है। ठीक है, आप बताइए, यह एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था। यह क्या था, एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था। ठीक है, इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा। क्या पहुंचा जी, इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से क्या पहुंचा जी, कागज यूरोप में पहुंचा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और तो आप लोग कंटिन्यू इसे शेयर करते रहें और साथ ही साथ इसे सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए बताते हैं। आप देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है जी कि विश्व बाजार किसे कहते हैं, यानी विश्व बाजार किसे कहते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बाजार गए होंगे, बाजार समझते हैं। ठीक है, जिसे मार्केटिंग कहते हैं, आप लोग समझते हैं ना, विश्व बाजार। ठीक है, पूरे विश्व का बाजार। ठीक है, तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं। यानी
इसका यानी बाजार किसे कहते हैं बताइए। तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं, ठीक है, जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, यानी हर कुछ जिस मार्केट में मिलता है, ठीक है, आम लोगों को खरीदने के लिए वहां पे उपलब्ध हो। जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, क्या है जी, भारत की आर्थिक राजधानी जो है जी मुंबई है। आप लोग समझ गए होंगे ना विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं, जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है जी, मुंबई में, मुंबई में है, कहाँ है, मुंबई में। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बताइएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं कि भूमंडलीकरण के भारत पर यानी प्रभावों को स्पष्ट करें। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल बताए थे ना, आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे इम्पोर्टेंट रहेगा, VVI क्वेश्चन, ठीक है। तो भूमंडलीकरण ने विश्व यानी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया। ध्यान दीजिएगा, इसका कहना है कि भूमंडलीकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया है, ठीक है। और आज भूमंडलीकरण के कारण, आज भूमंडलीकरण के यानी जीवकोपार्जन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। काफ़ी क्या हुआ है, यानी बदलाव आया, यानी सुधार आया है, ठीक है। भारत में रहने वाले लोगों के लिए भूमंडलीकरण के दौर से रोजगार के कई नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं। जैसे टूर एवं ट्रेवल एजेंसी, यातायात की, ठीक है, यातायात की, समझ गए ना, सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि सूचना एवं संचार के क्षेत्रों में भी क्रांति आ गई है। इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब कहना है कि इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पर यानी प्राप्त हुए हैं। आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को क्या किया, बढ़ाया, यानी अधिकतम किया, ठीक है। और उसे अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई नई सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपना जीविका चला रहे हैं, ठीक है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाया है। मतलब इसका कहना है जी कि भूमंडलीकरण की यानी प्रक्रिया ने भारतीय लोगों के जीवन भर यानी स्तर को भी उसको क्या किया, यानी एहसास दिलाया, यानी बढ़ाया, उन्नति किया, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे बंधुओं और मेरे भाइयों, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें। और साथ ही से 10th चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। कौन है लेखक, भीमराव अंबेडकर। तो आई होप आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को
आवश्यक क्यों माना जाता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? कार्यकुशलता के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ए फॉर एप्पल। क्या होगा आंसर? ए फॉर एप्पल होगा इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रम विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो स्वतंत्रता का, श्रम विभाजन, या भ्रातृत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे। तो आंसर होगा सी फॉर कैट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आंसर होगा श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिया गया है, ये भाषण का कौन सा है? जेंटिस एंड डेवलपमेंट, द क्रस्ट इन देयर मैनिज्म, एरिहोल्सन ऑफ द कास्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा यहाँ सी होना चाहिए और यहाँ ए होना चाहिए था। ऑप्शन टाइप मिस्ड, अब सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ेंगे 4। क्या लिखा हुआ कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। मुख्य क्या है? जाति प्रथा। लोग जाति के आधार पर भेदभाव जाने क्या कर लेते हैं कि जाति झूठ मूठ दिखाने के लिए चक्कर में रहता है, और उसी के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारा टेंशन पाल लेते हैं। छोटी छोटी बातें को बहुत भयानक बना कर क्या होता है, दोनों का लॉस होता है। एक का लॉस नहीं, दोनों का लॉस होता है। तो आई होप इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल, जाति प्रथा। क्वेश्चन पढ़ेंगे 5। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। था आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। आदर्श समाज स्वतंत्रता, अमानत, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? गुणाकर मूले, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा बताएंगे हमें क्वेश्चन नंबर 6 का? भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार, इनमें से कोई। आंसर होगा दलित परिवार। कौन सा? दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 8 नंबर। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता मतलब भारत का जो राष्ट्र क्षमता एबिलिटी है, पावर का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। समांतवादी व्यवस्था, पूज्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू में खतरनाक माना है? दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल प्रथा, या जाति प्रथा। बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल प्रथा, या जाति प्रथा। तो आंसर बताएंगे हमें क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होने वाला है? तो आंसर होगा डी फॉर डॉग। डी आंसर होगा, डी फॉर डॉग होगा। क्वेश्चन नंबर 10 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1889, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। बताएंगे आंसर क्या होगा?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, माहो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पढ़ेंगे 11, मानव मुक्त के पुरोध किसे कहा गया? नल विनोद शर्मा को, रामविलास शर्मा या भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? तो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक ही है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बताए थे माहू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, डाकुनी पश्चिम बंगाल। आंसर होगा A4 माहू मध्य प्रदेश। भारत में जाति प्रथा के मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग की कमी या अमीरी? भारत में जाति प्रथा के मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योगों की कमी है, यानी अमीरों की है। तो इसमें बताएंगे आंसर क्वेश्चन का 13 नंबर A4 एप्पल, बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, रूढ़ि पर आधारित होने पर कारण, या गरीबी के कारण, या शोषण के कारण? रूढ़ि पर आधारित होने के कारण। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा।